हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिगो का सीरीज हम चलते आ रहे हैं उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके हाजिर हैं। तो मैं हूं विजय और मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं मैथ सुपर इजी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। इसके लिए आप लोग का ये चैनल पे दिल से वार्म वेलकम, जिसको कहते हैं ना, वार्म वेलकम है आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा एक एक सीरीज। आज हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं। उम्मीद थोड़ा सा तो अंदाज़ा होगा ही कि अभी तक जो हम लोग चैप्टर फिनिश करते आ रहे हैं, तो ट्रिगो का आईसीएसई बोर्ड का 9th का हमने पहले सिलेबस को कवर किया है। उसके बाद हमने 10th में आइडेंटिटीज़ पिछले वीडियोज़ में मैंने उसे कंप्लीट कर चुका है। तो इसके बाद कौन सा बच जाता है? तो इसके बाद बच जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये रहा आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का प्यारा प्यारा डायग्राम के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। और आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 22A और 22B का क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ये सब चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। चूंकि चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट का मतलब हुआ, ये देखियो, कोई चीज़ का हाइट हमको हो सकता है पेड़ का हाइट निकालना, हो सकता है बिल्डिंग का हाइट निकालना हो सकता है हमको किसी सेलेस्टाइल बॉडी का निकालना हो जो बहुत दूर है, लेकिन उसको हम लोग ट्रिगो की मदद से हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इसी तरह के एप्लीकेशन, इसी का हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा नाम क्या है? तो हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब हुआ? एवरीडे लाइफ में हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ सही मायने में कहाँ कहाँ किया जा सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल्स को यहाँ पे लिया गया है और उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी बनवाया जाएगा। तो ये रहा हाइट, किसी भी चीज़ का हाइट हो सकता है, वैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ ट्री लिए हैं। और ये रहा डिस्टेंस। और अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो ये जिस लाइन को ऐसे करके देख रहा होगा, ऐसे जिस लाइन से, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे बेस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल को का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको और इसको क्या कहते हैं, ये सारा चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। तो आगे देखिए, हमने सारा चीज को मेंशन किया हुआ है कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ठो टावर है, ठीक है, और इस टावर में हमने लिखा भी है कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ एन आइटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी चीज रहेगा तो उसको हम लोग ये हाइट कहा जाता है। जबकि डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन। किसी सर्टेन लोकेशन में, सपोज ये बच्चा यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट से ये अपने आप को जितना दूर में रखा है, इसको एक तरह से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही वही उसी को यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, हाइट एंड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया और ये हाइट हो गया। और क्या क्या चीज जानना चाहिए? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, ये इंसान हुआ, और इसका जो आईज है, देखो बच्चा, ये आईज जो है ना, ये आईज यहाँ से यहाँ तक इस लेवल का, हम अगर इस तरह से खड़ा है तो हमारे इस आईज लेवल का, ग्राउंड में नहीं, वो वाले को हम लोग कहते हैं क्या? तो ये लाइन ऑफ ओरिजिन हो गया, जिसके लेवल से ये देख रहा है। और यहां से अगर ऊपर वो देख रहा है, ऊपर अगर ये ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। और कितना बन रहा होगा? तो जो भी इसका एंगल बनेगा, सपोज उसको थीटा वगैरह हम लोग मान सकते हैं, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम लोग नीचे से कोई चीज को, ऊपर वाले सामान को कोई चीज देखते हैं, तो हम लोग का आंख एक हॉरिजॉन्टल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ऐसे एंगल बनाता है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, उसी एंगल का नाम एंगल ऑफ एलिवेशन नाम दिया गया है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं ना, ये सीधा सा लाइन है, देखो ये सीधा सा लाइन है, तो ये वाले को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन से हम लोग देख रहे हैं पूरा, जिस डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है क्या? लाइन ऑफ साइट, है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ। तो और क्या क्या टर्म इसमें हम लोग जानने को मिलेगा? देखिए, अगर इसके अलावा देखो, हमने एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सपोज ये एक लैंप पोस्ट है ना, और यहाँ पे एक इंसान है, इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल,
इसको, चूंकि ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके एंगल बना है, तो इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये हुआ लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ये एक सिचुएशन हुआ जब भी तुम नीचे से ऐसे ऊपर कोई चीज को देख रहा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये जो चूहा यहाँ बैठा हुआ है छोटा सा, है ना, और यहाँ पे बैठा हुआ है एक चिड़िया। ये चिड़िया जो है ना यहाँ पे है, इसलिए इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ना, वो हॉरिजॉन्टल लेवल ये लेवल का होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। और चूंकि ये यहाँ से नीचे देख रहा है ना, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल से अपना एंगल मेजर करेगा कि ये चूहा वाला जो डायरेक्शन है जिसको ये देख रहा है, देखो यहाँ देख रहा है ना, तो ये जो है सो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाएगा ये, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो तुम लोग समझ गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऐसे ऊपर देखना, ऊपर देख रहा है और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाया उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम खुद ऊपर में हैं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, और उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उस समय उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आज हम लोग इसी से ये सब जानना शुरुआत में क्यों जरूरी है, ये सब जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो वर्ड पूरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, और उस स्टेटमेंट को समझ के उससे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर तुम उस डायग्राम को बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हो, अगर सही से बन जा रहा तुमसे पढ़ के, तो फिर तुमको ये क्वेश्चन बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है क्या कि तुम्हें ये जानकारी होना चाहिए कि ये सब जो टर्म उसमें आने वाला है वो सब टर्म का क्या यूज है, क्या इसका मतलब है, तब जाके हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबका डिफिनेशन लिख दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल क्रिएटेड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, देखो ये लाइन ऑफ साइट है, एंड द हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल के बीच है जो एंगल बना, व्हेन लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव आई लेवल, जो आई से ऊपर हो। इन दिस फिगर यहाँ पे ए ओ बी जो अगर लोगे, मतलब यहाँ पे तुम अगर डायग्राम दो और इसमें कुछ नाम दे दो, जैसे यहाँ ए दे दिए, यहाँ ओ दे दिए और यहाँ पे बी दे दिए, तो ये ए ओ बी जो बना ना, इसको क्या कह सकते हैं? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ भी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ ए ओ और यहाँ सी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, ये बच्चा जो है सो बिल्डिंग में है ना, बिल्डिंग में है, तो जिस जगह पे है उसके अनुसार ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, यहाँ से ये नीचे देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, उस ऑब्जेक्ट को ही देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, देखो लिखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल व्हेन लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो आई लेवल, जो आई लेवल से नीचे होना चाहिए। इन दिस फिगर एंगल ए ओ सी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो ये दोनों चीज तुमको अगर पता हो गया है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तक अगर तुमको समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो तो हम लोग एक अच्छा सा कोट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ भी मैंने बड़ा बढ़िया सा चीज लगाया है। क्या बोलता है कि चल पड़े हैं जो सफर पर, ठोकरों से कहाँ डरेंगे हम। चल पड़े हैं जो सफर पर, ठोकरों से कहाँ डरेंगे हम। राह चाहे कठिन हो जितनी, पर पीछे ना मुड़ेंगे हम। मंजिलें चाहे दूर सही, हौसलों से उसे छू लेंगे हम। मंजिलें चाहे दूर सही, हौसलों से छू लेंगे हम। जीत मिले या तजुर्बा, खाली कभी ना लौटेंगे हम। समझ में आया? तो ये चीज अगर तुम लगे हो अपना सफर में, और कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर कुछ भी ना मिला तब भी एक चीज होता है, वो है एक्सपीरियंस, है ना। वो चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है और आगे चल के भविष्य में तुम्हें बेहतर बनाता है बाकी लोगों से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को अपना चाहे मंजिल जितनी भी दूर हो, हम लोग उसे पाके रहेंगे, है ना। तो इसी में लगे हुए रहो और फिर मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो क्या क्या चीज और जानकारी चाहिए सर, वो पहले बता दीजिए, उसके बाद तो चैप्टर आएगा ही। तो सबसे पहले बच्चा देखो, बहुत किसी का ना पाइथागोरस ही क्लियर नहीं होता है, तो तुमको ना पाइथागोरस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है? कोई भी राइट ट्रायंगल तुम लिया, राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये ट्रिगो का रूल्स है। और जो एंगल है उससे जो सटा हुआ नीचे यहाँ लाइन रहे उसको कहा जाता है बेस,
और राइट एंगल के सामने जो वर्टिकल लाइन इधर दिख रहा है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो ट्रायंगल है उसमें सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा साइड जो है सो हाइपोटेनियस होता है। इसीलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे ना तो जितना आएगा उतना ही ये जो छोटा छोटा बंदा है ना, छोटा छोटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर देगा तो ये जितना के बराबर आएगा ना, ये बेचारा अकेले उसके बराबर हो जाता है। इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कभी भी हमको ये तीनों में से किसी एक का वैल्यू पता करना हो और दो चीज दिया रहे तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 3 रहता, ये अगर 3 रहता और ये रहता 4, तो अगर ये निकालना रहता तो हम इसका स्क्वायर को जोड़ते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को जोड़ते और उसको रूट में लगा देते। क्यों? क्योंकि हमको ये बड़ा वाला चाहिए ना, तो इसलिए ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये यही पता रहे, ये पता रहे और ये निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे कि सी का स्क्वायर में से नहीं बड़ा है ना, उसमें से ही छोटा वाला बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे और वो अंडर रूट में डाल देंगे, तब क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। अगर तुमको बी ही चाहिए होता तो फिर क्या करता? सी स्क्वायर जो सबसे बड़ा है उसमें से ए स्क्वायर को माइनस करता, अंडर रूट में डाल देता। तो सब यही फॉर्मूला से ये सब बना है, कोई नया चीज नहीं है। यहाँ भी तुम सी के बदले क्या लिख सकते हो? अंडर रूट सी, चूंकि खुद सबसे बड़ा है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को अंडर रूट में ऐड कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और तुमको जो पहले से बताया गया है वो चीज कभी मत भूलना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पहचानने का तरीका, कि कोई भी राइट एंगल बनाया, ठीक है, कोई भी राइट एंगल बनाया, सपोज हम यहाँ पे बना लेते हैं तुम्हारे लिए एक राइट एंगल, और यहाँ तो एक है ही तो जैसे मान लो यहाँ एक राइट एंगल हम छोटा सा बना लिए, ठीक है, ये है राइट एंगल। तो तुमको यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर तुम यहाँ ये राइट एंगल हम इसको ले रहे हैं तो, और यहाँ पे कोई एंगल ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और एक जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो फॉर्मूला तुमको एक तो ये याद रखना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। देख रहा है बच्चा? ये 3 चीज तुमको शुरू में याद होना चाहिए। ठीक है, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत बार बता चुके हैं। याद करने का ट्रिक भी बताए थे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, ये खत्म हो गया। और क्या याद रखना चाहिए सर? तो यहाँ तुमको याद रखना चाहिए वो टेबल, जो ट्रिगो का टेबल होता है ना, वो उसमें भी देखो, हम तो यहाँ पे बोलेंगे अभी, वैसे आईसीएसई बोर्ड में कुछ स्टैंडर्ड एंगल के अलावा भी ले लिया जाता है कोई, जैसे कि हो सकता है तुमसे 65 पूछ दे, तो 65 का तो तुमको याद नहीं होगा, लेकिन 60 डिग्री का याद होगा। तो तुमको यहाँ क्या करना चाहिए? जैसे साइन का टेबल हुआ, जैसे कॉस का टेबल हुआ, और जैसे टेन का टेबल हुआ, ये 3 टेबल, बस इतना कम से कम तो याद रखो। और वो भी सब नहीं, यहाँ पे जरूरत सिर्फ इतना का है, बाकी दूसरे चैप्टर में तो लग ही जाता है, तो कोशिश करो सब याद करने का। बट यहाँ अभी 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ये 3 चीज तुमको याद रखना। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका होता है 1/√2, और इसका होता है √3/2। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? इसका यही √3/2 यहाँ होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, और यहाँ 1/2 होता है। क्लियर? और 10 का क्या होता है? तो इसी को डिवाइड में लिख दो, जैसे इससे इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ये 1/√3। कैसे आया? क्योंकि ये जो डिवाइड में लिखोगे ना तो 2 डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, तो यहाँ लिख दिए हम 1/√3 है। और यही देखो ट्रिक भी याद करने का, ऐसे याद कर लेना कि यहाँ सर 1/√3 है ना, इस 1 को उठा के यहाँ लिख दीजिए, ये √3 को उठा के यहाँ लिख दीजिए। देखिए कितना आसानी से याद हो गया। ठीक है, कि 10 वाले सिचुएशन में जो 10/30 का होता है ना 1/√3, वही 1 आगे चला जाता है और √3 उसके आगे चला जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये इतना टेबल भी तुमको याद होना चाहिए। ठीक,
उसके बाद ट्रिगो का जो टेबल है वो तो जरूरत पड़ेगा ही बीच बीच में, जो सीबीएसई वाला बच्चा लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग के लिए इतना ही पूछता है। लेकिन जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो लोग को कहीं से मतलब वो चार्ट मिलेगा तुम्हें एग्जाम में और उससे तुमको सॉल्व करना होगा, इसके अलावा अगर कोई एंगल दिया तो। ठीक है, अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये रहा आगे का प्रोसेस। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ लिया है, यहाँ एक टावर रखा हुआ है, ये 500 मीटर का है, ये हमको पता है, ये V और P है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई आदमी है। ठीक है, ऐसे तो लिखा है इन दिस डायग्राम VP इज अ टावर 500 मीटर टॉल, फ्रॉम V द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट R इज, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट R इज 65 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज किया गया है और ऐसा ही डायग्राम तुम्हारे इमेजिन में आ रहा है कि एक टावर बना दिया सर, ये ग्राउंड था, ग्राउंड में ऐसे खड़ा कर दिया इसको, लेकिन बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका कितना है, तो बोला 65 डिग्री है। तो कैलकुलेट करो द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन P एंड R। तो बोला है P और R के बीच का दूरी को फाइंड करो। तो तुमको ऐसा वाला भले इमेज दिमाग में आ रहा है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं बनाना, तुमको ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना लेना है। ये टावर है भले, लेकिन टावर हम बनाने नहीं ना लग जाएंगे, हम लोग ऐसे सीधा सा एक लाइन दे देंगे। ठीक है, और बोलेंगे ये 500 मीटर है, और फिर नाम दे दिए ये V है और ये P है। P से R तक का दूरी हमको चाहिए, R कोई एक पॉइंट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन है इसका मतलब ये वो ऊपर में कहीं होगा, एलिवेशन होता तो नीचे होता वो, तो डिप्रेशन है तो ये ऊपर होगा, और अगर ऊपर में है तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा उसके लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल से ऐसे जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। इसको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी कह सकता है, जब ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया ना एक तरह से, तो इस 65 है तो भी 65 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 65 हो गया। अब अगर तुमको चाहिए कि सर हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका, तो कैसे निकालोगे? देखो जैसे ट्रिगो में क्या होता है, जैसे पाइथागोरस में होता है, एक ट्रायंगल है तो इसमें ये और ये तीनों साइड में से कोई दो ठो पता रहे तो तीसरा तुम निकाल लोगे। बट अगर एक एंगल दिया रहे ना और एक ही ठो साइड दिया रहे, तब भी तुम आराम से बाकी दो साइड को निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको भी निकाल सकते थे, बट अभी हमको ये सिर्फ चाहिए। तो इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर कौन, तो ये सामने वाला EP हुआ, और इसके सटा हुआ जो एंगल होता है, साइड होता है, उसको बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन आता है, अभी जो पढ़ा था तो उसमें था कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम ऐसे लिखोगे ना कि इन ट्रायंगल VPR में, क्या VPR में है, तो अगर यहाँ tan 65 डिग्री लेंगे, tan 65 लेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर जो कि यहाँ VP है और बेस जो कि PR है। तो tan 65 का वैल्यू क्या होता है, तुमको ये चार्ट में देखना पड़ेगा, जो चार्ट दिया है तुम्हारे बुक के पीछे। अगर जो बुक जो तुम पढ़ते हो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, वहाँ पे 65 डिग्री का एक मतलब वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है ट्रिगो का, उसमें तुमको ये मिल जाएगा। तो tan 65 होता है 2.1445, तो ऐसे करके लिख लो। और VP कितना है, तो VP है 500। ठीक है, और PR कितना है, तो PR है नहीं पता, यही हमको फाइंड करना है। तो इस PR को हम यहाँ उठा के ले जाएंगे, तो ये हो गया PR, और यहाँ पे क्या हो गया देखो, इसको अगर तुम यहाँ ले गया ना तो इसको वापस यहाँ ले आना, तो हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2.1445 ऐसे। फिर इसको कैलकुलेट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये जैसे 2.1 है, हम इसको राउंड ऑफ में 2.5 लिख लेते हैं क्या। ये देखो 2.14 है, तो चलो 20 लिख देते हैं, वो 2.14 है, तो इसको हम 2.20 लिख देते हैं ऐसे करके। कितना आ जाएगा, 500 बाई 2.20 ऐसे। पॉइंट हटाएंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 आ जाएगा, और एक जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 5000
बाई में 22 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 11 बार में और ये हो जाएगा 2500। इसका मतलब 2500 को हम 11 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 22, फिर 2 बार में और 7 बार में पॉइंट, फिर 2 और 7, ऐसा कुछ आ जाएगा मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा था, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन P एंड R। तो ये है डिस्टेंस 227.27 के आसपास, अप्रोक्स, एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये सब जब वैल्यू आएगा तो पूरा एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये सब का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये सब डेसिमल में आगे बढ़ते रहता है ना। तो इस तरह से कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया तुम लोग को, आ गया कि कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे रहता है। अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, जिससे तुम्हारा और पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक, ठीक है, कैसे दिया है, देखो बोला है द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स। पर ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है, ये बच्चों, ये जो ट्री है ना, ये तुम्हारे पास जो दिख रहा है, ये ट्री का जो हाइट है ना, वो कंपेयर करके दिया है कि ये √3 टाइम्स है द एंगल द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। देखो ये है सन, चमक रहा है, धूप जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, जिसके कारण ये अपना, ये हाइट के कारण ये अपना कुछ धूप वाला पोर्शन को रोक दिया होगा, जिसके कारण इसका शैडो यहां से यहां तक बन गया। क्लियर है? तो शैडो बन चुका है। तो यहां तुमसे पूछ रहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां जो इसके अनुसार ऐसे ना शैडो बना होगा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। ये यहां से देखोगे तो सन दिख जाएगा ना ऐसे, इसलिए एलिवेशन बोला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ सन का। और ये क्या बोला था, देखो ये जो शैडो है ना, अगर शैडो को तुम बोल लेता है कि इसको x मानेंगे सर, तो ये तुमको मानना पड़ेगा √3x। क्यों? क्वेश्चन ही दिया है द हाइट ऑफ द ट्री इज, जो ट्री का हाइट है वो √3 टाइम्स है लेंथ ऑफ द शैडो। शैडो तो इतना है, यही वाला शैडो है। अब शैडो का लंबाई को हम x मान लिए, तो तुम हाइट ऑफ ट्री को क्या मानेगा, तो बोला उसका √3 टाइम्स मतलब उतना गुना, है ना। तो ये x है, तो ये हो जाएगा √3x। तो ऐसे करके तुम लेट कर सकता है, लेट लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू x मीटर, या कुछ भी जो भी। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू √3x मीटर एंड एंगल जो थीटा हो गया यहाँ पे, वो अभी हमको नहीं पता एग्जैक्ट ये क्या है, सो नहीं पता, यही चीज हमको निकालना है, ठीक है। यह नहीं पता हम लोग, ये थीटा है अभी फिलहाल, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। चलो यहाँ, चलो ये नहीं पता है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अगर तुम यहाँ tan थीटा लगा देता है बच्चा, देखो अगर तुम इसमें tan थीटा लगाता है, तो tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब परपेंडिकुलर हो गया √3x और बेस हो गया x कट जाएगा तो बनेगा √3। अभी tan थीटा का वैल्यू आया ना, इसलिए बोलते हैं टेबल याद रखना पड़ेगा। तो tan थीटा का वैल्यू √3 आया, तो तुमको ये याद होना चाहिए कि tan में √3 का वैल्यू कितना डिग्री का होता है। तो चूंकि हमको याद है, तो हम इसको लिख देंगे tan 60 का वैल्यू होता है सर √3। तो फिर tan कैंसिल हो जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री निकल जाएगा। मजा आया? तो इस तरह से, अरे मजा आ गया तो थोड़ा वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, और जैसा दोस्त हो है उसमें शेयर कर दो, उसका भी अच्छा नंबर आ जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा क्या। यहाँ लिखा है आगे देखो, बहुत सारा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड। देखो समझ रहे हैं इसका मीनिंग, एक एक बारी बारी से पढ़ना। यहाँ लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये पक्का कहीं ऊपर देख रहा होगा। कहाँ देख रहा है? तो बोलता है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, बोलता है को टावर का टॉप में देख रहा है। तो बोला ठीक है, मान लेते हैं ये था जमीन, ये था जमीन।
और इस जमीन में खड़ा था एक टावर। टावर होता है हमेशा 90 डिग्री का, बना दी। तो बोला एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, कहाँ, टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ देख रहा है, मतलब यहाँ अगर कोई आदमी होगा तो यहाँ इसको देख रहा है टावर में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम लोग इसका कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे ओ दे देते हैं, और टावर का ए बी, ठीक है। अब बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम द फुट। ये जो टावर का फुट है ना, यहां से 160 मीटर इसका दूरी है। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और यहाँ का एंगल जो पाया गया वो है 60 डिग्री। मतलब फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बताओ ये हाइट ऑफ टावर क्या है। क्लियर, h मीटर इसको मान लिए हम। थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, जो ए बी वगैरह लिखा है सो लिखना, लेट ए बी द टावर। ए बी क्या है, टावर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए का वैल्यू 160 मीटर है और ए बी का वैल्यू को h मीटर माना है। यहाँ लेट कर लेना कि इसको लेट किए हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या लिखेगा, tan 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है h, बेस है 160, tan 60 होता है √3, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो h का वैल्यू हो जाएगा 160 √3 मीटर। यहाँ हो जाएगा 160, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.732, 1.732। ठीक है, ये है 1.732। अच्छा, इससे तुमको याद नहीं है तो याद कर लेना, √3 का वैल्यू बहुत काम आने वाला है 1.732, और √2 का वैल्यू 1.414। ये दो चीज तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला। तो इससे तुम इसको इंटू करोगे ना, तो देखो एक जीरो को तुम यहाँ से हटाना चाहता तो 16 इंटू 17.32 हो जाएगा, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये हो जाएगा इतना आया। कितना आएगा बताओ, इतना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 16 यहां हो गया, 5 हो गया, 17, 11 हो गया, 16, 17 और ये 27, इतना मीटर। देख लेना मल्टीप्लाई करके, यही आना चाहिए। क्लियर, तो ये तो हो गया बच्चा, ये फिनिश। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और कैसा रहेगा, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है देखो। और थोड़ा सा और भी अलग अलग नेचर का क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, बनेगा इतना सा छोटा में। क्या लिखा हुआ है, एक लेडर है जिसको प्लेस किया गया है अलोंग अ वॉल सच दैट, ठीक है, बोला गया है कि एक लेडर है जिसको प्लेस किया गया है अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज स्टार्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक लेडर है तो एक सीढ़ी हो गया है ना, जिसको प्लेस किया गया है अलोंग अ वॉल। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये दीवार है, ये है दीवार, ये है जमीन, तो इसमें एक सीढ़ी लगा हुआ है, बोल रहा है अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द फुट ऑफ द लेडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। यहाँ से एक तो सीढ़ी अगर लगा होगा ना ऐसे, तो बोल रहा है ये जो फुट का दूरी है ना इससे, वो है 2.4 मीटर। क्या बात है, फ्रॉम द वॉल एंड द लेडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। एक ग्राउंड के साथ 68 डिग्री बनाया है विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट,
तो बोल रहा है कि इसका हाइट बताओ अप टू विच लेडर रीचेस, तो बोल रहा है कितना ऊपर तक पहुंच रहा है बताओ, इसका हाइट बता दो। ए बी ए वॉल का हाइट हो गया, इधर सी मान लेते हैं जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेट कर लेंगे यहां पे कि लेट रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द वॉल, वो कितना हो जाएगा, तो h मीटर होगा, ऐसा मान लिया। क्लियर है। अगर इतना है बच्चा तो देखो यहां से इस एंगल के अनुसार ही परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। परपेंडिकुलर और बेस में किसका फॉर्मूला लगता है, tan का। तो अगर यहां तुम tan 68 डिग्री लगा दिया फॉर्मूला, tan 68 डिग्री का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AB बाई BC। AB हो गया h और BC हो गया 2.4। tan 68 का वैल्यू नहीं पता है तो तुमको देखना पड़ेगा tan 60 का वैल्यू। तो हम इसका एक चार्ट में देख लेते हैं इसका वैल्यू है कितना, ठीक है। तो tan 68 का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। tan 68 कहाँ गया देखो, tan 68 का वैल्यू tan 68 का वैल्यू अगर तुम टेबल में ढूंढोगे तो मिलेगा तुमको 2.475। अगर तुमको टेबल देखने में दिक्कत है तो उसका एक अलग छोटा सा वीडियो बना देंगे, अगर तुम बोलोगे तो कमेंट में उसको लिख देना, ठीक है। और नहीं तो अगर आता है तब अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया tan 68 का वैल्यू 2.475। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, तो h का वैल्यू हो जाएगा 2.475 इंटू 2.4 इंटू 2.4 हो जाएगा। ये वाला नंबर को यहाँ ले जाके इंटू कर दिया, और अगर ये इंटू हो चुका है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कहीं रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 5.94। तो देख रहा है इतना मीटर आ जाएगा, तो यही होगा लेडर का ये। तो डायरेक्ट लास्ट में इसे लिख भी देना, जब तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना तो ऐसे नहीं चलेगा कि इतना लिख दिया आंसर आ गया, लास्ट में लिखो सो द लेडर रीच करता है अप टू a height of 5.94 मीटर। क्लियर है। तो इस तरह से बन गया, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ये सब जब आ जाता है तो ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। सीबीएसई के बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए नॉर्मल वैल्यू दिया रहता है, इस तरह का एंगल ही नहीं वो सिलेक्ट करेगा, तो फिर तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक काइट है जिसको अटैच किया गया है टू द स्ट्रिंग, एक धागा से उसको बांध दिया गया, देख रहा है वहां काइट है और उसको एक धागा से बांध दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो बोलता है ये जो धागा है ना इसका ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। और एंड द स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग जो है वो धागा जो है मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड के साथ बना रहा है इतना एंगल। तो अभी हम इस तरह का एक ठो ले लेते हैं, देखो समझाने के लिए। देखो ये था यहां से लेकर के यहां तक, ये था काइट, ठीक है। यहां से लेकर के ये वाला जो तुमको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, यहां से ये वर्टिकल हाइट हो गया। ये वाला क्या बोल रहा था कि काइट अटैच किया गया स्ट्रिंग से, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है नहीं पता, चलो मान लो x मीटर है सर, मान लिया x मीटर है। काइट के बारे में बोला व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर, तो ये हाइट नहीं होगा बच्चा, ये होगा वर्टिकल वाला, तो ये हो जाएगा 60 मीटर का हाइट। क्लियर, ये 60 मीटर का हाइट हो गया, ठीक। तो यहां तक अगर हो गया है तो तुम आगे क्या करेगा, देखो हमको चाहिए
आगे यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कि ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, ये 60 दिया है और ये x दिया है। हमको देखो इस एंगल के अनुसार ना, ये तो परपेंडिकुलर हुआ और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला केस आ गया। तो इसमें तुम लगाएगा ना कि सर इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है इसलिए साइन थीटा लगाना चाहिए, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेगा कि ऐसे लेट कर लेना कि लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो कितना है, तो बोल देंगे कि ये x मीटर ऐसा मान लिए। एंड एंगल नाम देना चाहोगे तो वो ऑब्जेक्ट है, चलो O दे देते हैं, ठीक है, A, और इसका नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो एंगल OAB कितना हो गया, तो वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है। OB का वैल्यू कितना दिया है, वो है 60 डिग्री। अगर ऐसा दिया है तो देयरफॉर अगर यहां तुम साइन लगा देता, देखो साइन क्यों लगाना है, क्योंकि साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस फॉर्मूला, तो यहां लगाएंगे कि देयरफॉर अगर हम साइन 60 डिग्री लगा देते हैं, तो ये रहा साइन 60 नहीं है ना 30 है, सॉरी। तो साइन अगर 30 डिग्री लगा देते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा OB और बेस हाइपोटेनियस हो जाएगा OA। तो OB का वैल्यू कितना है, बोला 60 है, और ये कितना है, बोला x है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 120 मीटर हो जाएगा। देख रहा बच्चा कितना मस्त आ गया तुरंत, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, बहुत अच्छा से, ठीक है। अब आगे देखो यहां क्या लिखा है, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर। बोल रहा है क्या, एक टावर है, ठीक है, टावर है तो टावर सही, ये रहा जमीन है, ये जमीन है, ये बीच में यहाँ कहीं एक जगह टावर है, टावर होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। तो बोला गया है क्या, 2 आदमी है जो स्टैंड कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ टावर, मतलब एक आदमी इधर खड़ा है तो एक आदमी इस साइड खड़ा है, ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड 38। बोल रहा है यहां से ही ऑब्जर्व कर रहा है कि एलिवेशन बन रहा है 30, और बोला ये भाई साहब जहां खड़ा है उसके अनुसार इसका एंगल बन रहा है 38। बोला वाह। रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बोल रहा है इसके बीच का दूरी बताओ, ये आदमी का और इस आदमी का। तो सपोज करो ये टावर का लंबाई को हम A और B दिए, ठीक है, और इसका कुछ नाम दे देते हैं C और ये D, ये 2 पोजीशन था जहां पे वो आदमी था। तो बोल रहा है यहां से लेकर के यहां तक का दूरी बताओ। तो अगर हम इस दूरी को x मान लेते हैं और इस दूरी को y मान लेते हैं, तो तुमको क्या निकालना है, x प्लस y, ठीक है, x और y को ऐड कर देना बस। तो बोला 2 पर्सन है स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 30 एंड 38 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसके बीच का दूरी। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, ये हाइट है और ये है 50 मीटर। क्लियर। तो तुम चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लो कि लेट, क्या लिखेगा, देखो क्या लिखेगा, बोलेगा लेट AB be the tower and C and D are different position of the person, 2 पर्सन। देख रहा है 2 आदमी है, यहाँ पे दिया हुआ सारा एंगल वगैरह तो सब दिख रहा है, तुम चाहो तो यहाँ मेंशन भी कर लो। हम लेट किए हैं कि CB का वैल्यू x मीटर है एंड BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है y मीटर। देयरफॉर
डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। तो हमको यही चाहिए बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन कितना है, तो x प्लस वाई है, ऐसा लिख दिया। अब देखो क्या करना है। इतना करने के बाद पहले कोई भी एक ठो एंगल्स को सिलेक्ट करना। एक ठो मतलब जैसे हमको मन कर रहा है कि हम पहले ई वाला ट्रायंगल को सिलेक्ट करें, तो तुम इसको ले सकता है, या किसी को मन कर रहा है सर हम ई वाला लेंगे, तो वो भी ले सकता है, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, तो किसी को भी तुम ऐसे करके सिलेक्ट कर सकता है। ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे बनाएंगे। उसको सबसे पहले करेंगे क्या, एक ट्रायंगल ले लिए यहाँ, और ट्रायंगल क्या लिए, लिखे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री यूज करो। क्यों tan 30 यूज करेगा, क्योंकि tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ 50 और बेस हो जाएगा x, और tan 30 होता है कितना 1/√3, तो ये हो गया 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आएगा 50√3। तुम चाहो तो यहाँ √3 का वैल्यू अभी रख सकता है, या बाद में रख लेना, जहां भी तुमको रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, ये देखो 50 हुआ, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा, देखो इसको तुम जीरो को अगर कैंसिल करोगे ना तो 5 × 17.32 आएगा। इतना तो तुमको होगा नॉलेज की डेसिमल यहाँ से एक जीरो के कारण डेसिमल आगे बढ़ गया, इधर आ गया। फिर इसको 5 से इंटू करोगे ना तो यह आ जाएगा 10, 16 कैरी 1 और 6। देखो इतना आया, ये तो निकला x। अब तुमको निकालना है y। इसके लिए क्या करोगे, तो लेगा दूसरा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेगा इन ट्रायंगल ABD में, ABD में कितना हो जाएगा tan 38 डिग्री। tan 38 होता है परपेंडिकुलर बाय, ये परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब y। tan 38 कितना होता है ढूंढना पड़ेगा, tan 38 चार्ट में तुमको देखना पड़ेगा कितना है, तो दिया हुआ है tan 38 कहाँ गया, tan 38 है कि नहीं, है कि नहीं, कहाँ गया चार्ट। हाँ tan 38 है 0.7813। यहाँ पे लिख देते हैं, ये y को तुम यहाँ शिफ्ट कर सकता है, और यहाँ हो जाएगा 50/tan 38, ऐसे tan 38, तो ये हो गया 50, और डिवाइड में आ जाएगा tan 38 का वैल्यू है 0.7813। और अगर तुम इसको डिवाइड कर देगा ना बाबू इसको, तो ये बनेगा 63.99। ये करके देख लेना। तो ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये पहला जो तुम यहाँ x का वैल्यू निकाला था, ये दोनों को ऐड कर देगा। तो ऐड कर देगा तो हो जाएगा देयरफॉर, देखो हाइट ऑफ द, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, जो कि था x प्लस वाई, और वो हो जाएगा x का वैल्यू है 66.60 और ये है 63.99। ऐड करोगे तो 9 और 0 मिलकर 9 होगा, 9 और 6 15 कैरी 1 हो गया, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, और यहाँ 130 हो जाएगा। देखो तो 130, ठीक है 130। यहाँ देखो हटा देते हैं इसको, कितना आ गया बच्चा, तो इसको लिख लेना, यही है आंसर। ये थोड़ा सा कह सकता है तुम, थोड़ा सा वो लोग के तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इतना तो रहेगा, तुम 10th क्लास के बच्चे हो, ये भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। और क्वेश्चन देखो तो कैसा लग रहा है, चैप्टर इजी है, हार्ड है, क्या है, लिखो कमेंट बॉक्स में क्या लग रहा है तुमको, इजी लग रहा है कि बहुत हार्ड लग रहा है।
यहाँ देखो क्या लिखा है, एक लड़का है 1.6 मीटर का लंबा है, जो 20 मीटर अवे है फ्रॉम द टावर, वो टावर से इतना मीटर की दूरी पर है। तो तुम क्या लिखेगा कि देखो सर एगो टावर है ना, यहाँ तो ये टावर है और ये रहा ग्राउंड, तो बोल रहा है क्या, वो इधर एक लड़का भी है, ये लड़का का हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। बोल रहा है कि ये 20 मीटर दूर है टावर से, तो ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 मीटर है फ्रॉम द टावर, एंड ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। तो यहाँ दो क्वेश्चन को लगा दिया। बोल रहा है क्या कि अगर लड़का का हाइट 1.6 मीटर टॉल था, 20 मीटर वो दूर भी था टावर से, एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, और देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक किसी केस में 45 लग रहा था। तो अगर ये यहाँ है अगर बच्चा देखो, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, समझ रहा है, और यहाँ से ये ऊपर देख रहा है, मतलब यहाँ देख रहा है, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 बराबर होगा। और अगर ये 1.6 है तो अगर ये पूरा का हाइट को अगर हम h मान लेते हैं, h, तो ये तो 1.6 हुआ, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा h माइनस 1.6, h माइनस, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री। कुछ नाम दे दो अपने से, जैसे ये हाइट AB हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ और ये E हुआ। तो लिखा था एक लड़का है 1.6 मीटर टॉल है, 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस। तुमको हाइट ऑफ टावर चाहिए दोनों केस में। इन ईच केस मतलब अभी फिलहाल एक केस बना लेते हैं हम, ठीक है, एक केस तुम बना लेना अपने से होमवर्क में। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि here DC be the tower and AB be the boy। AB बराबर EC है 1.6 मीटर, लेट किए कि DC है H मीटर, देयरफॉर DE का वैल्यू होगा h माइनस 1.6 मीटर। क्लियर? तो ये होगा, कितना हो गया। आगे अगर तुम लगा देता है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DE और A में, तो DEA में क्या लिखेगा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, तो हो जाएगा DE बाई AE। तो यहाँ लगाओ tan 45 1 होता है, D हो जाएगा h माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 20। 20 को यहाँ ले आओगे तो हो जाएगा 20 बराबर h माइनस 1.6, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 20 प्लस 1.6 हो जाएगा 21.6 मीटर। देख रहा है, तो ये समझ में आ गया होगा। यही निकालने बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस, तो हाइट तो निकाल दिए। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया ये। अगर तुम इसी का दूसरा नंबर निकालोगे, सेम प्रोसेस से बना सकता है। यहाँ 45 के जगह 60 लिख देना, और 60 जब लिखोगे तो ऐसे ही बनता जाएगा। यहाँ 1060 आएगा, 1060 का वैल्यू होता है √3, तो ये 20 के साथ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो होगा 20√3। ठीक है, 20 यहाँ पे आ जाएगा 20√3, और 20√3 जब आएगा ना तो √3 का वैल्यू रख देना, जो कि होता है 1.732, और जब वो मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा आसान, वही निकलेगा h का वैल्यू। क्लियर है? तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब है ना। तो देखो एक बार करके कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाओ तुम लोग। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। देखो बोला है द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन। एक ट्री है जिसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, और टूटने के बाद किसके कारण, तो बोलता है ओवर बाय द विंड, विंड के कारण। मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मान लो ये ट्री था, ठीक है, ये बेचारा ट्री
ई था जमीन में खड़ा, हवा इधर से आया, ये भाई साहब को ऐसे तोड़ के गिरा दिया। तो मान लो इसका हाइट को यहाँ ए माने और इसका नाम मान लिए पी, एपी था, लेकिन ये बी पॉइंट पे टूट गया और टूटने के बाद इस सी को यहाँ पे टच करने लगा। बोल रहा है कि इस केस में ये जो यहाँ एंगल बनाया ना, वो बनाया 45 डिग्री, सही है, विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, रूट मतलब जड़, टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, जहां से इसका टॉप टच कर रहा है वो है 15 मीटर। वाह। What was the height of the tree before it was broken? बोलता है ये टूटने से पहले इसका हाइट क्या था? बोला सर टूटने से पहले तो ये हाइट इतना बड़ा था। चलिए ये h मीटर हुआ। ई वाला अगर हाइट जहां पे टूटा है वो x पे टूटा है, ई वाला जो उधर गया ना वो वाला y पे टूटा है, मतलब y उधर चला गया तो वही y यहां आ गया, देख रहा है? ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे हेयर AP be the tower, here AP be the tower which break at point B and touch the ground at C। ठीक है, हेयर BA वो बराबर है x मीटर का मान लिए, और PB है BP वो किसके बराबर है? BC के, और वो है y मीटर। एंगल है BCA 45 डिग्री। ठीक है, टोटल हाइट दिया हुआ है h मीटर। AP हो जाएगा h मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो h हो गया वो हो गया x प्लस वाई। तो यही तुमको चाहिए बच्चा, x और y निकालो और यहाँ पुट कर दो। तो हम पहले लगा रहे हैं यहाँ पे 10 30 तो नहीं है 45 है, 10 45 डिग्री। तो 10 45 अगर यहाँ लगाओगे ना तो 10 45 का हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब AB बाई 10 45 इतना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 मीटर आया x का वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही तुम दूसरा वाला ले लो। इसी में क्या ले लो पता है? हमको y चाहिए, y चाहिए तो देखो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस। तो ये तुमको बेस पता है, ये हाइपोटेनियस निकालना है, तो लगा दो साइन 45, साइन नहीं कॉस लगा दो इसमें, कॉस 45, और कॉस 45 होता है AC बाई BC। AC हो जाएगा 15, BC हो गया y, 10 45 1, तो y का वैल्यू हो गया 15, E भी 15 E भी 15 दोनों। देयरफॉर h का वैल्यू हो जाएगा, x प्लस y था ना, तो 15 प्लस 15 यानी कि 30 मीटर। यही है आंसर। देख लिया, मतलब ये टूटने से पहले 30 मीटर का इसका ऊंचाई था। हो गया, डन है। तो इस तरह से ये बनेगा। इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। क्या बोला है? देखो ये मान लो बेस हुआ, ये बेस हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। अनफिनिश्ड टावर मतलब ये देखो टावर है, ये टावर अभी अनफिनिश्ड है, और आगे बोल रहा है कि
अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम बेस। ये बेस है ना, वहां से ही 80 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट, ईच 30 मीटर। तो मान लो ये पहले यहीं तक था, ठीक है, तो यहां से यहां तक का ऊंचाई जो एंगल बनाया ना वो बनाया है 30 डिग्री, लेकिन बाद में ये अनफिनिश्ड टावर था ना, तो हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, बोल रहा है कि इसको कितना ऊपर तक पहुंचा दिया जाए ना, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम पॉइंट में भी, ताकि ये 60 डिग्री बन जाए। तो देखो यहां तक हम पहुंचा दिए, बोले इस केस में ये 60 बनना चाहिए, ऐसा ही बोला था। यहाँ ओ हुआ, यहाँ ए बी था, बाद में उसको बढ़ा के बी सी कर दिया ऐसे, ठीक है। तुमको क्या चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए कि ये कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये हमको नहीं पता है। इसको तुम चाहो तो अपने से कुछ मान लो एक्स मीटर वगैरह, तो ऐसे लेट कर सकता है कि हेयर ए बी द अनफिनिश्ड टावर एंड AC बी द फिनिश्ड टावर। खत्म हो गया जब काम ना, तब का बात हो रहा है, ये फिनिश्ड टावर है। एंगल BOA कितना है 30 डिग्री, और एंगल COA कितना है 60 डिग्री, ऐसे करके तुमसे पूछ रहा है कि कितना हाइट का ये बढ़ाया गया, उसको तो हम मान लिए H, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB में। यहाँ अगर तुम लगा देता है 1030, तो 1030 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो परपेंडिकुलर हो गया x और ये 80, 1030 कितना होता है 1/√3, और यहाँ x है, ये 80 को चाहो तो तुम यहाँ उठा के ले आओ, तो x का वैल्यू कितना हो गया 80/√3, इसको चाहो तो रेशनलाइज कर सकता है। इतना मीटर आ जाएगा। √3 का वैल्यू भी होता है, उसको भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद पूरा लगा दो एक बार 1060 लगा दो। अब अगर 1060 लगाओगे ना तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इतना बड़ा, मतलब x प्लस h, और ये हो जाएगा 80, बेस हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। 1060 कितना होता है √3, इधर से 80 को ले आओगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ x प्लस h, तो ये हो गया 80√3, देख रहा है, और ये x को तुम इधर उठा के ला सकता है तो ये h हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना आएगा, देखो 80√3 हुआ था, x का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना निकाला था, तो 80√3/3 इतना निकाला। तो देखो इसी को सॉल्व करेगा थोड़ा सा ना, तो h का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये दोनों में 80 तुमको दिख रहा है, √3 भी दिख रहा है, तो अगर 80√3 को ऐसे कॉमन ले लिया ना तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा, देखो यहाँ पूरा कॉमन निकल गया, तो 1 और 1/3 एलसीएम ले लेगा ना, तो ये एलसीएम लेगा तो यहाँ 3 आएगा, और एलसीएम लोगे तो यहाँ 3 - 1 मतलब 2 बचेगा, और फिर ये हो जाएगा 160√3/3 मीटर। तो यहाँ √3 का वैल्यू तुम रख के इसको सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज आंसर आ चुका है। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ये काम थोड़ा सा तुम कर लेना, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, एक आदमी है स्टैंड करता है 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल, ये रहा फ्लैग पोल, देखो ये है फ्लैग पोल, ये है फ्लैग पोल, ठीक है। बोल रहा है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है जो 9 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, फ्रॉम अ फ्लैग पोल, ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, यहाँ से इसको टॉप में देखेगा ना तो ये 28 डिग्री है, 28 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल। अच्छा, a man stand 90 meter away from a flagpole, he observed that angle of elevation of the top of a pole is 28 degree and angle of depression of the bottom of the pole is 13 degree, calculate the height of the pole। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। देखो एक आदमी था जो 9 मीटर अवे था फ्रॉम द फ्लैग पोल, तो फ्लैग पोल तो बना दिए, He observed that angle of elevation of the top of the pole is, इसका टॉप में जो बन रहा है वो 28 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल इज
13 डिग्री। तो बोला कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट पोल का कितना है। इसका मतलब ये आदमी ना कहीं दूसरे जगह पे है, ये ऊपर में वगैरह में कहीं होगा। देखो इसका अगर इतना बना देगा ना, और ये आदमी को इधर कहीं बैठा दिया, हालांकि ये क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए कि वो आदमी है कहाँ। तो ये 9 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 9 हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है कि ये यहाँ से ऐसे बॉटम में बना रहा है ना, तो ये बन रहा है कितना एंगल, तो ये 28 बन रहा था और यहाँ 13 डिग्री बन रहा था। इसके अनुसार फिर बना लो। ये आदमी का पोजीशन है ए बी, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 होगा, यहाँ 28 है ही। ये पूरा तुमको चाहिए कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, तो ये पूरा हाइट चाहिए, ये हाइट ऑफ द पोल। ये 9 मीटर है तो यहाँ पे 10 लगा के इसको निकाल सकता है। देखो ये आधा वाला हिस्सा, और इसको y मान लो। पहले से ए भी दिया हुआ था ना, तो कुछ और लेना था, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना। सी तो चलो ठीक है, ये वाला हटा दो। तो सी था यहाँ पे, यहाँ लिख दो डी और यहाँ ई। तो यहां से क्या करेगा, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, जैसे इन ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन को हमेशा इंफॉर्मेटिव बनाओ, जितना इंफॉर्मेटिव बना सकता है। जैसे अभी मैं लिखे नहीं, लेकिन मेंशन करना चाहिए था ये इतना है, ये वाला हाइट ए बी जो है सो आदमी का पोजीशन है, ऐसा कुछ। इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ पे क्या लिखेगा कि 10 28 डिग्री लगाओ, तो 10 28 हो जाएगा x/9। और 10 28 का वैल्यू कितना होता है, तो x का वैल्यू 9 इंटू 10 28, ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए तुमको टेबल देखना होगा। 10 28 का वैल्यू ऐसे होता है, 10 28 का वैल्यू होता है 0.532, 0.532 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4.788 मीटर। ठीक है, ये निकला x का वैल्यू। एंड अगर तुम लगा लेता दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC में, यहाँ लगाता है 10 13 डिग्री, तो जाता है DC/AD। क्यों पता है, ये वाला y है, यहाँ 13 है, इसका जरूरत भी नहीं किया हम। देखो ये एंगल है तो इसके लिए ही परपेंडिकुलर हुआ, ये वाला बेस हुआ, तो y इतना लिख दिया, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आया। अगर 10 13, यहाँ AD का वैल्यू ऐसे 9 दिया हुआ था, तो तुम चाहो तो इसको हटा के यहाँ 9 लिख दो, इसके जगह 9 लिख देते हैं। इसको माने थे y, ये वाला को हटा के तुम क्या लिख सकते हैं, y। इसको लिख सकते हैं y, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 9 इंटू 10 13, 10 13 का वैल्यू होता है 0.231, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.079 मीटर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। और दोनों अगर निकल गया है तो फिर तुमसे पूछा था कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर यहाँ लिखो हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 4.788 प्लस 2.079 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 9 17, कैरी 1, 8 8 16, कैरी 1, 7 और 1 8, 4 और 2 6, इतना मीटर। क्लियर। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। इस टाइप का क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाता है। आगे लिखा है 2 वर्टिकल पोल है आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। मान लो ये रोड हुआ, ये रोड है, बोलता है इस रोड के इस साइड में एक ठो पोल है और एक ठो इस साइड में है, दोनों साइड। 2 वर्टिकल पोल आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, 30 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल। मान लो ये पोल के बीच में कहीं पे एक ठो 30 मीटर सीढ़ी लगा दिया एक साइड में। When the ladder rests against one pole, it make an angle। तो बोल रहा है इस केस में जो यहाँ एंगल बना रहा है वो है 32 डिग्री और 24 मिनट। देखो ऐसे भी देता है विद द पोल बोला है, सॉरी यहाँ बना है, यहाँ ये वाला एंगल बना है 32 डिग्री और 24 मिनट, यहाँ नहीं, इसको हटा दिए। ठीक है,
तो इतना तक हुआ। फिर आगे क्या लिखता है कि when it is turned to the rest against the another pole, अगर इसी को हम इधर इधर खड़ा कर दें तो बोल रहा है मेक एन एंगल, तो इस केस में विद द रोड यहाँ बोला है, देखो रोड के साथ यहाँ एंगल बना रहा है कितना 32 डिग्री और 24 मिनट, 24 मिनट को ऐसे डैश से लिखा जाता है विद द रोड, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड। अच्छा ये तुम लोग को पता है कि नहीं, एंगल 1 डिग्री से भी छोटा अगर कोई वैल्यू रहता है कोई एंगल तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके लिखते हैं, मिनट को ऐसे करके ऐसे डैश लगाते हैं, उसके बाद भी छोटा रहता है 1 मिनट से भी तो उसको सेकंड में लिखते हैं। और ये कोई घड़ी वाला नहीं है, एंगल का यूनिट है, एंगल को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो लिखा था 2 वर्टिकल पोल आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, 30 मीटर का लेडर है यहाँ, ये लेडर जो है ना 30 मीटर का है ये भी, और यही यहाँ भी आया है तो ये भी 30 होगा। ये हो गया पोल ए बी, इधर सी डी ले लो, इधर कोई नाम दे दो ई, तो ये एंगल दिया है, यहाँ वाला एंगल दिया है। तुमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रोड, तो तुमको ये वाला एक बार दूरी निकाल लेना चाहिए और एक बार ये, दोनों को ऐड कर देना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट लिख देना विड्थ ऑफ रोड कितना होगा, तो लिख देना विड्थ ऑफ रोड जो होगा ना वो होगा x प्लस वाई मीटर। क्लियर? तो इस तरह से ये निकालना है, कैसे निकलेगा अब देखो ये सामने अगर यहाँ एंगल है तो सामने परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल के सामने, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ये होता है किसका, साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा का वैल्यू होता है। इसमें भी पड़ेगा हम लोग को जरूरत टेबल का, इसलिए टेबल जितना जल्दी हम लोग के सामने रहे तो उतना बेटर है। हाँ तो मान लो कोई एक तो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, चलो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ई डी और सी में, यहाँ लगा दो tan 30, साइन लगाओगे ना तो जाएगा साइन 32 डिग्री और 24 मिनट, तो हो जाएगा y बाई 30, देखो परपेंडिकुलर हो गया ये और ये हो गया हाइपोटेनियस, इसको इधर लाके इंटू कर देगा तो y का वैल्यू निकलेगा 30 इंटू, और ये वाला जो वैल्यू है ना ये साइन 32 डिग्री और इतना, इसका वैल्यू होता है 0.56, मल्टीप्लाई कर देगा ना तो 16.08 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये निकला इन ट्रायंगल ईडी सी में। ये सब थोड़ा वैल्यू निकालना पड़ेगा, टेबल में देख के तुमको ये सब लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी और ई ले लो, इसमें लगाएगा, देखो ये एंगल है सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस में कॉस लगता है तो कॉस 32 डिग्री 24 मिनट, दोनों जगह सेम एंगल बना था ना। तो यहाँ पे इतना बना है तो इसके लिए हो जाएगा बेस जो कि x है और परपेंडिकुलर जो कि 30 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये आएगा, देखो x का वैल्यू निकलेगा cos 32 डिग्री और 24 मिनट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.844 इंटू 30, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? और अगर इसको तुम मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, देखो 25.32 आ जाएगा, ये x निकला। और अगर तुम x और y दोनों निकाल लिया फिर क्या करना है, फिर विड्थ ऑफ रोड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, देयरफॉर विड्थ ऑफ रोड हो जाएगा x प्लस वाई, इसका मतलब 16.08 प्लस 25.32, ऐड करोगे तो 8 2 10 होता है, कैरी 1, 3 और 1 4 हो गया, 6 5 11 और यहाँ 4, 41.40 मीटर आ गया आंसर। क्लियर? इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चंस तो तुमको करना है। देखो यहाँ और भी है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ द टॉप चेंजेस फ्रॉम 60 to 30। क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, एक ट्री का हाइट बताओ, ये ट्री का हाइट है, बोल रहा है क्या, एक आदमी इसके कहीं इधर होगा आसपास, बोल रहा है कि व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग, बोल रहा है कि इधर कहीं था पहले एक आदमी, ठीक है, लेकिन ये देखा कि अगर हम यहाँ से 20 मीटर दूर चले जाते हैं ना, अगर 20 मीटर दूर चले जाते हैं
तो जो एंगल पहले यहाँ का एलिवेशन बन रहा था और अभी का बन रहा है जो, ये दोनों में अंतर आ गया है। कितना? तो बोला पहले 60 बन रहा था और अभी 30 बन रहा है। देखो ये है ए बी और यहाँ सी डी। तो यहाँ ए बी है ट्री, हेयर ए बी बी द ट्री, ये ट्री है। तो कोई भी एक ट्रायंगल कोई भी ले लो, राइट एंगल होना चाहिए, जरूरी है। तो तुमसे पूछ रहा है वैसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट ऑफ द ट्री क्या है ना, यही निकालना है तुमको, ठीक है। ये हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। पहले ले लो इसमें इन ट्रायंगल, मान लो ए बी सी लिखा। अच्छा, इसका भी कुछ नाम देना चाहो ना तो एक्स मीटर वगैरह लिख सकता है, ठीक है। इन ए बी सी, तो यहाँ 1060 यूज करेगा तो हो जाएगा h बाई एक्स। 1060 होता है √3 और x इधर आके इंटू हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना। फिर दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ लगाओ 1030, होता है h बाई 20 प्लस एक्स। 1030 होता है 1 बाई √3, h बाई 20 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर √3h हो जाएगा। देख रहा है इतना। तो ये 20 प्लस एक्स है तो यहाँ लिख दिया 20 प्लस एक्स और √3 यहाँ है। h का वैल्यू देखो क्या है, √3x, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं √3x। ये लिखे एक की मदद से, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से ये लिखा गया। √3 कितना होता है? अरे 3 होता है ना, तो ये 3x हो जाएगा। यहाँ 20 है, x को इधर उठा के ले आओ तो 2x बराबर हो जाएगा 20 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 20/2 यानी कि 10 मीटर का हो जाएगा। x का वैल्यू निकला 10 मीटर। तुमको चाहिए x नहीं h चाहिए, तो देयरफॉर h का वैल्यू हो जाएगा, देखो वहां पुट इन 1, तो h का वैल्यू हो जाएगा 10 √3 मीटर। √3 का वैल्यू रख देगा 1.732, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। क्लियर? इस तरह से ये भी बन गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको उड़ाना है एग्जाम में, ठीक है। तो आगे फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड इट 40 मीटर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगुलर एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 to 40। देखो ये सेम क्वेश्चन है जैसे भी बनाया था वैसे ही। क्या बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है। यहां पे ऐसे ग्राउंड है, तो बोल रहा है कि व्हेन इट इज फाउंड दैट कि ऑन वॉकिंग टुवर्ड इट 40 मीटर, मतलब पहले इधर कहीं एक आदमी होगा। बोल रहा है कि इसको ये देखा कि जब हम 40 मीटर नजदीक चले गए ना, इसके नजदीक चले गए, तो बोल रहा है कि इसमें एंगुलर एलिवेशन जो था ना वो पहले 30 से, ये 30 था पहले वाला और बाद में चेंज होके क्या हो गया, ये 30 था बाद में चेंज होके कितना हो गया, 45 हो गया। तुमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ। ये बिल्डिंग है, ये ए बी इसी का बताना है, सी और ये डी। बताओ ये सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं? कॉपी पेस्ट हो गया ना उसी का। तो ये काम तुमको खुद से करना चाहिए। देखो ये वाला दूरी इतना है, इसको तुम फिर से वही एक्स वगैरह मान सकता है, और हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए तो ये एच हो गया। तो सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम खुद बनाओगे, है ना। यहां पे देखो क्या लिखा है, 2 पिलर है ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। देखो ऐसे रोड है, यहाँ पे रोड है, ठीक है, यहाँ ऐसे रोड नहीं, ये वाला अगर एक पोल है तो इधर दूसरा पोल है, पिलर है, दोनों का हाइट इक्वल है। अगर इसको तुम h बोलेगा तो ये भी h बोलना, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 150 मीटर विड्थ, ये जो रोड दिख रहा है तुमको ये 150 मीटर की चौड़ाई पर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, चलो रोड में कोई एक पॉइंट मान लिया यहाँ, ठीक है। बिटवीन द पिलर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 and 30। बोलता है यहाँ से इसका टॉप देखेगा ना तो 60 बनेगा, और बोल रहा है यहाँ से इसका टॉप देखेगा ना तो 30 बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। तुमको बोल रहा है कि बताओ हाइट ऑफ द पिलर कितना है एंड द पोजिशन ऑफ पॉइंट। देखो पोजिशन ऑफ पॉइंट तो ये है, ए हुआ यहाँ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, इसका नाम ई दे दिए। तो मान लो ये पोजिशन ऑफ पॉइंट यहाँ से यहाँ एक्स है, तो ये कितना होगा, तो इसको तुम 150 - x बोल सकते हो बच्चे, ठीक है ना, ऐसा।
ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, सपोज एक ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ABE, तो यहाँ लगाएगा tan 60 डिग्री। कितना होता है वैल्यू? h/x। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये है h/x, तो h का वैल्यू कितना होगा? √3x। इन ट्रायंगल DEC, यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? इतना है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, यहाँ 150 माइनस x है। 150 माइनस x को तुम h√3 लिख सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ h का वैल्यू √3x है, तो 150 माइनस x बराबर यहाँ h का वैल्यू रख दो √3x, और पहले से है √3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ 150 माइनस x बराबर 3x। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस x, और ये 150 है ही, तो 4x बराबर हो गया 150 x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150, यहाँ x नहीं होगा बच्चा, थोड़ा सा इसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा? देखो 150/4 कटेगा, 12 बार में 3 बार में 12, एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 75/2 ना, तो 7.5 मीटर ऐसा कुछ आ रहा है x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू आ रहा है, तुमको हाइट चाहिए, तो यहाँ से रख दो x का वैल्यू, देयरफॉर h निकल जाएगा हाइट ऑफ पॉइंट √3x, मतलब यहाँ पे तुम लिख सकता है 37.5 इंटू √3। √3 का वैल्यू रख देना, कैलकुलेट कर देना, और आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर? तो ये h निकल गया। तुमको जो पूछा था ना कि फाइंड करो हाइट ऑफ द पिलर, तो ये है हाइट ऑफ द पिलर, और बोला था पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ लिख देना कि द पॉइंट इज 37.5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पिलर, लिख देना, हो गया पोजीशन। ठीक है, किसी एक को फर्स्ट पिलर मान सकता है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, यहाँ लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ आवर टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एट अ पॉइंट 30 मीटर। ठीक है, फाइंड करो हाइट ऑफ द टावर, इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखो इसमें दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। ये रहा टावर, ये रहा ग्राउंड, और यहाँ से इसका एलिवेशन देखा है कि 60 डिग्री लिखा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। बोलता है यहाँ से और 30 मीटर ऊपर चले जाओगे ना, यहाँ। ठीक है, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45। तो पहले ही 30 मीटर अबव चले जाओगे, तो ये बोल रहा है कि इसका जो एंगल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये पहले ना 45 था, देखो बच्चा, यहाँ ये जो पहले वाला था नहीं 45 था। ठीक है, ये था 45, इसको तुम थोड़ा सा और ऊपर ले गया ना ऐसे ऊंचाई, तो ये हो गया 60। तो वही लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, द ऑब्जर्वर ऑफ द एलिवेशन इज 45। गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है ना। देखो क्या बोला था इसमें, गड़बड़ क्या है, देखो क्या बोला था। ये रहा लेवल ग्राउंड, यहाँ था एक ठो क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व टू बी 60। यहाँ से इसको देखा, बना 60, और यहाँ से 30 मीटर ऊपर चले जाना, ऐसे ऊपर सीधा, तो ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ से ऊपर देखोगे ना, तो ये है 45। समझ में आया? ये था, ये पोजीशन ही बदला था 30 मीटर, और ये CD हो गया, यहाँ का नाम E दे देना, ऐसा कुछ। ये 30 है तो पक्का ये भी 30 होगा। तुमसे वैसे पूछ भी रहा था हाइट ऑफ द टावर बताओ, ये पूरा h मान लिया इसका हाइट, तो ये वाला पूरा हो जाएगा h-30। ठीक है, तो यही था।
मान लो यहाँ तुम ये 1060 यूज कर देता, देखो इस जगह पर इन ट्रायंगल BDC लगाता, यहाँ होता है 1060 होता है h बाई, देखो ये पूरा h है ना, परपेंडिकुलर हो गया ये बेस जो कि BD है, तो 1060 वैसे √3 होता है और यहाँ h बाई BD, तो BD का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो BD को यहाँ ले आओगे ना तो ये h बाई √3 हो जाएगा, और अगर ये h बाई √3 है तो ये भी AE का वैल्यू है ना, वो भी होगा h बाई √3। अगर तुम कोई दूसरा ट्रायंगल ले लिया ना, जैसे ACE, तो यहाँ लगा दो 1045, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा h माइनस 30 और ये बेस हो जाएगा ये वाला जो निकाला था अभी h बाई √3। 1045 1 होता है ना, यहाँ √3 ना इधर ऊपर आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो h, यहाँ √3h माइनस 30 √3 ऐसा आया। और थोड़ा सॉल्व करोगे ना, देखो उसको इधर ले आओ तो h प्लस 3 √3 और यहाँ √3h है, इसको भी उठा के उधर ले जाओ, इक्वल टू के दूसरे साइड में उठा के शिफ्ट कर दो और h कॉमन ले लो, यहाँ 3 √3 है ही, देखो डिवाइड में आ जाएगा। इसको अब तुम सॉल्व कर सकता है, कैसे, रेशनलाइज करके, यहाँ √3 + 1 कर दो और यहाँ √3 + 1, ये हो गया 3, देखो √3 से इसको इंटू करोगे ना 3 होगा, और √3 से 1 को करोगे ना √3। अभी हम 3 को भी कर सकते थे बट नहीं किए। यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो बच्चा ये हो गया 3 और यहाँ 3 + √3 और नीचे हो गया देखो √3 का 3 माइनस 1 2 होता है, इतना आया। मल्टीप्लाई भी कर सकता है और वैल्यू रख दो अब √3 का यहाँ, तो ये 3 हुआ, यहाँ भी 3 था, यहाँ 1.732 होता है, बाई में 2 है ही, थोड़ा ऐड उड करेगा 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा 4.732। इसमें देखो ये 3 इंटू करेगा, बाई में है 2 से इसको काट सकता है, 2.36 2 इंटू 3 ऐसे 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 देखो 7.086 मीटर। ये कैलकुलेशन है, ये सब तुमको करने आना चाहिए, अगर आएगा तभी बनेगा। अब देखो कुछ काम तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, सारा क्वेश्चन तो अभी हम नहीं बनाएंगे, अगर हुआ तो इसके बाद भी और वीडियो लाया जाएगा। अगर तुम्हारे लिए और भी क्वेश्चन तुमको लगेगा कि सर और इसका करा दीजिए तो फिर कराना पड़ेगा। बट देखो इस पीडीएफ को तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकता है। इसमें हम तुम्हारे ही बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि ये है, देखो ये है, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है। इतना सारा क्वेश्चन, लगभग 4 गो या कितना 4 होगा, ई क्वेश्चन को तुम्हारे लिए हम छोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। हम लोगों का एफर्ट लगातार आप लोगों को ये इस तरह के अच्छे कंटेंट देना है, समय के साथ ये और इम्प्रूव होगा। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट किस तरह करें ये आपको बढ़िया से पता है, इसलिए इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप नए हैं तो चैनल में तो ये सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही होने वाला है। थैंक यू और जय हिंद, वंदे मातरम।